हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी पढ़ते आए हैं, हमने अब तक ब्रेन की पूरी एनाटॉमी के बारे में पढ़ा था। अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी के बारे में कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, कहाँ कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म होती है और उसके अंदर क्या क्या संरचनाएं, क्या स्ट्रक्चर्स बनी होती है, उस बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहली जानकारी हम डिस्कस करेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है यह भी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स के मिलने से बनता है। जैसे ब्रेन के हर एक टुकड़े के बारे में हमने ये कहा था कि ब्रेन के अलग अलग टुकड़े जो हैं वह न्यूरॉन्स के गुच्छा बनने से या ग्रुप बनाने से ही बनते हैं, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड जो होती है यह भी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स के द्वारा, यह भी बहुत सारे न्यूरॉन्स के मिलने से बनती है। यहाँ पर भी न्यूरॉन्स का एक विशेष अरेंजमेंट देखने को मिलता है। इनर और आउटर लेयर के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर अरेंजमेंट जो है, इनर लेयर के अंदर ग्रे मैटर देखने को मिलता है और आउटर लेयर के अंदर हमें व्हाइट मैटर देखने को मिलेगा। इनर ग्रे और आउटर व्हाइट मीन्स इनर वाले पार्ट में सेल बॉडीज इकट्ठा होंगे और आउटर वाले पार्ट के अंदर एक्सॉन्स इकट्ठा होंगे, उसे हम व्हाइट मैटर के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की बात करें कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर ख़त्म होती है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वह शुरू होती है फोरामेन ऑफ मैग्नम से। अब फोरामेन ऑफ मैग्नम कहाँ होता है इस बारे में ध्यान दें। फोरामेन ऑफ मैग्नम जो है यह आपके ऑक्सीपिटल बोन जो है उसके लोअर एंड के अंदर यहाँ जो ओपनिंग होती है उसे हम फोरामेन ऑफ मैग्नम के नाम से जानते हैं। इस ओपनिंग से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है और वर्टिब्रल कॉलम में रीढ़ की हड्डी में ट्रेवल करती है और इस फोरामेन ऑफ मैग्नम के जस्ट ऊपर की तरफ जो है वह ब्रेन होता है और उसी ओपनिंग से स्पाइनल कॉर्ड निकलकर वर्टिब्रल कॉलम की तरफ ट्रेवल करती है। अब उसके एंडिंग पॉइंट की बात करें तो यह स्पाइनल कॉर्ड जो है वह L1 के लेवल पर जाकर खत्म होती है। मीन्स यहाँ फोरामेन ऑफ मैग्नम से शुरू होगा और L1 के लेवल तक जाकर खत्म होने वाला है। तो ये तो हो गया स्पाइनल कॉर्ड का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बारे में। अब बात करेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड की सामान्य व्यक्ति के अंदर लेंथ कितनी होती है, उसका डायामीटर क्या रहता है, उसका वजन क्या रहता है, उस बारे में बात करें तो एक सामान्य व्यक्ति के अंदर लगभग 45 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ देखने को मिलती है, जो कि गर्दन से लेकर यहाँ पर L1 तक, मतलब जो कमर वाले हिस्से तक पहुँचती है उसे हम 45 सेंटीमीटर लेंथ होती है। अगर लंबाई को इंचेस में लिखा जाए तो यह लगभग 18 इंचेस 18 इंच हमें देखने को मिलता है। देन बात करें उसकी थिकनेस मीन्स डायामीटर का जिक्र करें तो डायामीटर जो होता है वह हमारे इस लिटिल फिंगर जितना, मीन्स हमारी जो इस लिटिल फिंगर का डायामीटर है इसी डायामीटर की स्पाइनल कॉर्ड होती है और इसका डायामीटर लगभग होता है 2 सेंटीमीटर्स। तो 2 सेंटीमीटर हमें स्पाइनल कॉर्ड का डायामीटर देखने को मिलता है। और तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड का वजन जो होता है वह लगभग हमें 35 ग्राम्स देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ एनाटॉमिकल एस्पेक्ट में हमने 3 महत्वपूर्ण बातें लिखी। एक तो इसकी लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर, इसका डायामीटर लगभग 2 सेंटीमीटर और वजन जो होता है वो लगभग 35 ग्राम देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ें और फर्दर एनाटॉमी की तरफ जाएं कि स्पाइनल कॉर्ड में और क्या क्या विशेष संरचनाएं देखने को मिलती हैं, तो उसका जिक्र करें। स्पाइनल कॉर्ड स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तो ऐसे राउंड शेप में दिखाई देती है, लेकिन एंड पॉइंट पर जाकर ऐसे यह त्रिभुजाकार में एक ट्रायंगुलर शेप में ऐसे खत्म होता है। क्लियर। स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ गर्दन के अंदर फोरामेन ऑफ मैग्नम से शुरू हुआ है और एंड पॉइंट जो है यह L1 के लेवल पर खत्म हुआ है। तो ये एंड पॉइंट तो L1 हो गया और स्टार्टिंग पॉइंट जो है यह फोरामेन ऑफ मैग्नम होता है, जो कि यहाँ आपके गर्दन वाले हिस्से में देखने को मिलेगा। तो ये फोरामेन ऑफ मैग्नम और ये L1 का लेवल। अब बात करेंगे जो एंड पॉइंट है, जो ये आखिरी हिस्सा जो हमें यह त्रिभुजाकार का दिखाई दे रहा है, इस हिस्से को हम कॉनस मेड्युलरिस के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दें, इस आखिरी हिस्से को हमने कॉनस मेड्युलरिस का नाम दिया है, जो कि त्रिभुजाकार हिस्सा है। जो एंड पॉइंट है ये कॉनस मेड्युलरिस है। अब अगली महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि स्पाइनल कॉर्ड में स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक
बीच में अंदर एक कैविटी पाई जाती है। अंदर कैविटी का तात्पर्य समझें, मान लेते हैं कि अगर ये कोई स्पाइनल कॉर्ड है जो कि पूरी स्ट्रक्चर है, अगर ये स्पाइनल कॉर्ड है तो इसके बीच में मीन्स अंदर की तरफ में पूरा खोखला एरिया होता है जो कि शुरू से लेकर लास्ट तक एक पाइप की तरह एक खोखला एरिया रहता है। उस खोखले एरिया को हम स्पाइनल कैनाल के नाम से जानते हैं। तो यहां स्पाइनल कैनाल का लोकेशन समझें, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक बीच में खोखली जगह कैविटी है, उसी को हमने स्पाइनल कैनाल का नाम दिया है और इस आखिरी त्रिभुजाकार हिस्से को हमने कॉनस मेडुलरिस का नाम दिया था। आगे बढ़ते हैं। अब इस कॉनस मेडुलरिस से आगे एक धागेनुमा संरचना होती है और ये धागेनुमा संरचना पहुंचती है कॉक्सीजियल लेवल तक। कहां तक पहुंचने वाली है? पूरी कॉक्सीजियल लेवल तक पहुंचने वाली एक धागेनुमा संरचना है और इस धागेनुमा संरचना को हम फाइलम टर्मिनल के नाम से जानते हैं। तो इस धागेनुमा संरचना का नाम हमने रखा है फाइलम टर्मिनल। अब ये फाइलम टर्मिनल किसका बना हुआ है? ये हम शुरुआत में जो टॉपिक हमने मेनिंजेस के बारे में पढ़ा तब हमने डिस्कस किया था कि यहाँ इस स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ जो मेनिंजियल लेयर होती हैं उनमें सबसे अंदर वाली लेयर जो पायामीटर होती है, यह पायामीटर जो है इस L1 के लेवल से आगे थ्रेड लाइक एक धागेनुमा संरचना के तौर पर रहती है और यह L1 से लेकर कॉक्सीजियल लेवल तक प्रेजेंट रहती है और इसी धागेनुमा संरचना को हमने फाइलम टर्मिनल का नाम दिया है। ध्यान दें, फाइलम टर्मिनल, ये जो L1 के बाद से धागेनुमा हिस्सा दिख रहा है यह स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट नहीं है, यह पायामेटर नाम की मेनिंजेस से बनने वाली संरचना है जिसे हमने फाइलम टर्मिनल का नाम दिया है। अब आगे बढ़ेंगे, हम इससे निकलने वाली नर्व्स का जिक्र करेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उससे स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं और स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो टोटल कितनी निकलने वाली हैं? टोटल 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होती हैं। अब यहां ध्यान दें कि दो प्रकार की नर्व हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक तो होती है क्रेनियल नर्व, एक होती है स्पाइनल नर्व। दोनों में बेसिक अंतर क्या है? अगर नर्व ब्रेन से निकलती हैं तो उसे हम क्रेनियल नर्व कहते हैं और अगर नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं तो उन्हें हम नर्व के नाम से जानते हैं। ब्रेन से निकलने वाली नर्व कितनी है? तो 12 पेयर्स होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व कितनी है? तो वो 31 पेयर्स होने वाली हैं। अब यहां हम लिखते हैं कि वो 31 पेयर्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं। यहां सर्वाइकल 8 होती हैं, थोरेसिक 12 होती हैं, लंबर 5, सैक्रल 5 और कॉक्सीजियल 1 नर्व हमें देखने को मिलेगी। तो यहां हमने 31 पेयर्स के नाम लिख दिए, सर्वाइकल 8, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5 और कॉक्सीजियल 1। अब इनके नाम ये CA-T12 और सर्वाइकल थोरेसिक किस आधार पर रखे गए हैं इसके बारे में भी समझें। ये स्पाइनल कॉर्ड जो यहां गर्दन से लेकर कमर तक प्रेजेंट है, इन सभी में लोकेशन के आधार पर जहां जहां से जो नर्व निकलती है उसी के आधार पर उसका नाम रखा गया है। जैसे इतना तो पता ही होगा, गर्दन के पास वाला हिस्सा सर्वाइकल कहा जाता है, उससे थोड़ा नीचे वाला थोरेसिक, देन लंबर, देन सैक्रल एंड देन कॉक्सीजियल। तो अगर इस शुरुआती सेगमेंट से अगर नर्व निकलती हैं तो इन्हें हम सर्वाइकल नर्व कहते हैं। अगर यहां से जो नर्व्स निकलती हैं उन्हें हम थोरेसिक नर्व्स बोलते हैं और यहां से निकलने वाली नर्व को हम लंबर नर्व के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा गौर करने वाली बात है कि हमने नर्व जो हैं उनके नाम जो रखे हैं वो अप्रोप्रिएट सेगमेंट के आधार पर रखे हैं कि सर्वाइकल एरिया से निकले तो सर्वाइकल नर्व, थोरेसिक एरिया से निकले तो थोरेसिक नर्व और लंबर एरिया, सैक्रल एरिया, उनके आधार पर हमने उनके नाम रखे हैं। लेकिन दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो तो हमारी खत्म हो चुकी है L1 के लेवल पर, मीन्स स्पाइनल कॉर्ड तो L1 पर खत्म हो गई, तो बाकी बची हुई नर्व कौन सी? हमने यहां CA-T12, L5, S5 लिखा है, तो C8 तक तो मान लेते हैं कि यहां 8 नर्व तो इस सर्वाइकल सेगमेंट से निकल जाएंगी। दूसरी T12 नर्व जो हैं इसका मतलब यहां इस थोरेसिक सेगमेंट से भी 12 नर्व निकल जाएंगी
उसके बाद पहली लंबर नर्व जो है L1 नर्व जो है वो मान लेते हैं कि वो इस L1 वाले सेगमेंट से निकल जाएगी, लेकिन अब यहां L1 पर आकर स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो गई है। अब नर्व तो अभी भी 10 बची हुई हैं। ये 10 नर्व कहां से ओरिजिनेट होंगी उस बारे में हम जिक्र करते हैं। 10 कौन सी वो समझें। 4 तो लंबर बच गई हैं, 5 सैक्रल बची हुई हैं और 1 कॉक्सिजियल नर्व बची हुई है। इन 10 नर्व का ओरिजिनेशन कहां से होगा इस बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड यहां खत्म हो गया, क्या बची हुई स्पाइनल नर्व जो हैं क्या वो इस फाइलम टर्मिनल नाम के धागेनुमा संरचना से निकलने वाली हैं? तो क्या हो सकता है, यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि बाकी बची हुई 4 लंबर नर्व, 5 सैक्रल नर्व और 1 कॉक्सिजियल नर्व ये फाइलम टर्मिनल से नहीं निकलती हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा था फाइलम टर्मिनल इज नॉट द पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज ओनली ए मेम्ब्रेन दैट इज पायामीटर। यह तो एक झिल्ली की बनी हुई संरचना है, यह नर्वस टिश्यू नहीं है, इससे नर्व का निकल पाना संभव नहीं होता है। तो फिर 10 नर्व कहां से निकलेंगी? तो अब ध्यान दें, वो रिमेनिंग जितनी भी 10 नर्व हैं वो सब की सब इस एंड पॉइंट से, मतलब कॉनस मेडुलरिस नाम का जो त्रिभुजाकार हिस्सा था से एक साथ जितनी भी बची हुई रिमेनिंग ये नर्व्स हैं वो सारी की सारी इस लास्ट एंड से ओरिजिनेट होने वाली हैं। और यहां से एक साथ इतनी सारी नर्व के निकलने की वजह से आपको यहां डायग्राम में भी प्रतीत हो रहा होगा कि यहां एक साथ नर्व का गुच्छा दिखता है। क्या पहले कहीं पर नर्व का गुच्छा दिख रहा था? पहले नर्व का गुच्छा इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि सारी की सारी नर्व सेपरेट तौर पर एक एक निकल रही थी, अलग अलग सेगमेंट से निकल रही थी, लेकिन यहां पर एक साथ बहुत सारी नर्व ओरिजिनेट हुई हैं और यहां एक गुच्छे के तौर पर देखने को मिलता है। जब भी सीटी स्कैन करवाते हैं, एमआरआई कराते हैं, तो हर व्यक्ति के अंदर यहां L1 लेवल से नीचे हमें इस प्रकार का गुच्छा दिखाई देता है और उस गुच्छे को हॉर्स टेल अपीयरेंस की वजह से इसे कॉडा इक्विना के नाम से जानते हैं। क्या नाम दिया गया है? इसे हम कॉडा इक्विना के नाम से जानते हैं। हॉर्स टेल मतलब ये जो गुच्छा आपको अपीयर हो रहा है यह घोड़े की पूंछ की तरह दिखाई देता है और घोड़े के पूंछ की तरह दिखाई देने की वजह से इस अपीयरेंस को, इस गुच्छे को हमने कॉडा इक्विना का नाम दिया है। ध्यान दें, कॉडा इक्विना यहां से लेकर यहां तक स्पाइनल कॉर्ड की संरचना में किसी पार्टिकुलर टुकड़े का नाम नहीं है। क्लियर? कॉडा इक्विना केवल इस गुच्छे को कहा गया है, जो ये गुच्छा आपको अपीयर हो रहा है इस गुच्छे को हमने कॉडा इक्विना कहा है। और इस टर्मिनल, इस त्रिभुजाकार हिस्से का नाम तो हमने क्या रखा था? इस त्रिभुजाकार हिस्से को हमने कॉनस मेडुलरिस के नाम से जानते हैं। क्लियर? और बीच में यहां जो धागेनुमा संरचना थी उस धागेनुमा संरचना को हम फाइलम टर्मिनल के नाम से जानते हैं। तो सीधे तौर पर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉडा इक्विना क्या है, तो सीधा आंसर होना चाहिए कि शुरुआती 21 नर्व जो हैं, 8 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक और लंबर 1, ये सारी नर्व तो अपने अप्रोप्रिएट सेगमेंट से निकल जाती हैं, लेकिन बाकी बची हुई 10 नर्व जो हैं वो एक साथ इस पूंछ वाले हिस्से से निकलती हैं और वह गुच्छा क्रिएट करती हैं और उसी अपीयरेंस को, उसी घोड़े की पूंछ की तरह दिखाई देने वाले गुच्छे को हमने कॉडा इक्विना का नाम दिया है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एनाटॉमिकल संरचना के बारे में। अब तक जो हमने ये एनाटॉमिकल अपीयरेंस देखा यह बाहर से दिखाई देने वाली स्ट्रक्चर थी। अब हम उसके आंतरिक संरचना का जिक्र करने वाले। आंतरिक संरचना पढ़ें उससे पहले एक और बात दिमाग में ऐड करें। हमने स्पाइनल कैनाल लिखा था। स्पाइनल कैनाल क्या है? वो कैविटी है, वो खोखला हिस्सा है जो स्पाइनल कॉर्ड के बीचों बीच प्रेजेंट है। जानकारी ये पता रखनी है कि इस स्पाइनल कैनाल के अंदर लिक्विड भरा होता है और वो लिक्विड होता है CSF। क्लियर? तो ध्यान दें, जो स्पाइनल कैनाल है, बीच में हमने पाइप की बात कही थी कि खोखली जगह है, उस खोखली जगह के अंदर लिक्विड भरा होता है जिसे हम CSF के नाम से जानते हैं। अब इसी स्पाइनल कॉर्ड के
हम इंटरनल स्ट्रक्चर का जिक्र करेंगे। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे वो ध्यान दें। इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर देखना है तो हमें इस स्पाइनल कॉर्ड को कट करके देखना पड़ेगा, काट के देखना पड़ेगा कि इंटरनल हिस्से में क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं या कैसी बनावट है। इसे देखने के लिए हम इस स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसेक्शन करने वाले हैं। ट्रांसेक्शन का मतलब नहीं पता तो ध्यान दें। मान लेते हैं कि ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड थी, एग्जांपल से समझें। मान लेते हैं कि ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड थी। बाहर से देखने के लिए तो हमने सीधा विजुअलाइज किया, हमें बाहर से दिख गया। अंदर से देखना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या इस स्पाइनल कॉर्ड को हमें काटना पड़ेगा, और काटने के बाद उसे सामने से जब देखेंगे तो हमें इंटरनल संरचना जो है उसका अपीयरेंस दिखाई देगा। तो यहां हम उसके इंटरनल व्यू का जिक्र करते हैं कि उसकी आंतरिक संरचना हमें किस प्रकार की देखने को मिलेगी। अब यहां मैं डायग्राम बनाता हूं आंतरिक संरचना का। सबसे पहली बात तो ये समझें कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले हमें बीच में तो एक ओपनिंग दिखाई देगी, और वो ओपनिंग कौन सी होगी, इसे अगर बीच में से ऐसे काटा जाए, ध्यान दें, अगर बीच में से काटा जाए और इस को सामने से ऑब्जर्व किया जाए तो बीच में जो ओपनिंग दिखाई देगी वो तो कौन सी होने वाली है, वो होती है स्पाइनल कैनाल। तो इस ओपनिंग को हम स्पाइनल कैनाल के नाम से जानते हैं। अब बात करें कि इस इंटरनल संरचना में क्या इनर आउटर लेयर में ग्रे मैटर व्हाइट मैटर अलग अलग अरेंजमेंट होगा, तो बिल्कुल होने वाला है। हमने स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी जब पढ़ना शुरू किया तब स्टार्ट में ही ये कहा था कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इनर वाले पार्ट के अंदर ग्रे मैटर होता है और उसके आउटर वाले पार्ट के अंदर हमें व्हाइट मैटर देखने को मिलता है। इस बारे में हमने स्टार्टिंग में ही जिक्र किया था। मीन्स स्पाइनल कॉर्ड में इनर लेयर ग्रे मैटर है और आउटर लेयर जो है वह व्हाइट मैटर हमें देखने को मिलेगा। अब ग्रे मैटर कहां होगा, स्पाइनल कैनाल के नजदीक, मीन्स इनर वाले पार्ट में होगा। तो ये खासियत होती है स्पाइनल कॉर्ड की कि इसके अंदर जो ग्रे मैटर होता है वह एक स्पेसिफिक शेप में अरेंज्ड होता है और उसे हम एच शेप ऑफ अरेंजमेंट बोलते हैं। तो यहां ध्यान दें, ये जो भी डायग्राम बनाया गया है इसके अंदर ये जो एच शेप में दिख रहा है ये पूरा ग्रे मैटर है। तो इसका मतलब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाया जाने वाला जो ग्रे मैटर होता है वह एच के आकार में होता है, वह एच शेप्ड होता है। क्लियर? तो हमने लिखा द ग्रे मैटर इज प्रेजेंट इन एच शेप्ड। अब यहां ध्यान दें डायग्राम में, अगर ग्रे मैटर एच के आकार का है तो फिर क्या इसके अंदर ऐसे अलग अलग जगहों पर ऐसे सिंग निकले हुए होंगे? तो बिल्कुल निकले हुए होंगे। यहां पर भी ये सिंग बीच में निकला हुआ है, यहां पर भी सिंग निकला हुआ है, यहां पर भी यह निकला हुआ है और ये भी सिंग निकला हुआ है। इस प्रकार जो ग्रे मैटर के अंदर ऐसे एक्स्ट्रा सिंग निकले होते हैं जो इसे एच का आकार देते हैं, इस एक्स्ट्रा निकले हुए सिंग को हम हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। तो यहां ध्यान दें, हॉर्न का हिंदी मतलब भी सिंग ही होता है। तो यहां ग्रे मैटर के सिंग निकले हुए हैं, इन्हें हमने हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का नाम दिया है। क्लियर? ध्यान दें, हॉर्न किसके अंदर है, व्हाइट मैटर में नहीं है। ये हॉर्न जो है वो ग्रे मैटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहां हमने हॉर्न्स के बारे में बात कही। ये सेंटर पार्ट स्पाइनल कैनाल है जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है और ये जो साइडों में रिमेनिंग पोर्शन बचता है ये पूरा एरिया होता है व्हाइट मैटर। मीन्स ये जो खाली एरिया बीच में बचा हुआ है ये होता है पूरा व्हाइट मैटर और बीच में था ये ग्रे मैटर। अब ये तो हो गई आउटर स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कौन कौन से नर्व ट्रैक्ट पाए जाते हैं और उन नर्व ट्रैक्ट का विशेष फंक्शन क्या होता है, इस बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहां स्पाइनल कॉर्ड में हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं, दैट इज नर्व ट्रैक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब इस स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाने वाले नर्व ट्रैक्ट को समझने के लिए सबसे पहली बात ये याद होना जरूरी है कि नर्व ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है।
हम नर्व ट्रैक्ट के बारे में सेरेब्रम जब पढ़ रहे थे तब भी डिस्कस कर चुके हैं कि नर्व ट्रैक्ट का मतलब ये है कि जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, बहुत नर्व का या न्यूरॉन्स का गुच्छा जब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है या किसी विशेष काम को करवाने के लिए जा रहा है तो उसे हम नर्व ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। तो पूरे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी ऐसे गुच्छे, ऐसे ट्रैक्ट पाए जाते हैं जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए जिम्मेदार होते हैं। उन्हें हम नर्व ट्रैक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे कि ऐसे कितने नर्व ट्रैक्ट हैं, ऐसे कितने पाथवे हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाए जाते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मेनली 2 प्रकार के नर्व ट्रैक्ट पाए जाते हैं। अब कौन कौन से नर्व ट्रैक्ट हैं वो समझें। सबसे पहला तो होता है सेंसरी नर्व ट्रैक्ट और दूसरा होता है मोटर नर्व ट्रैक्ट। ध्यान दें, पहला तो होता है सेंसरी नर्व ट्रैक्ट और दूसरा होता है मोटर नर्व ट्रैक्ट। अब सेंसरी और मोटर नर्व ट्रैक्ट में अंतर समझें। सेंसरी का मतलब होता है सेंसेशन। ध्यान दें, सेंसरी का मतलब होता है सेंसेशन और मोटर का मतलब होता है मूवमेंट। तो यहां नाम से ही क्लियर है, ऐसे नर्व ट्रैक्ट जो सेंसेशन से संबंधित जानकारी को ले जाते होंगे उन्हें हम सेंसरी ट्रैक्ट कहेंगे, और ऐसे नर्व ट्रैक्ट जो शरीर में मूवमेंट से संबंधित जानकारी ले जाते होंगे उसे हम मोटर ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। अब सिंपल एग्जांपल से अंतर समझें। मान लेते हैं कोई रास्ते में नुकीली वस्तु पड़ी है, आपका पैर उसके ऊपर पड़ जाता है। अब आपका पैर उसके ऊपर पड़ गया, अगर वो नुकीली वस्तु आपके पैर में चुभ जाती है तो क्या वहां दर्द का सेंसेशन क्रिएट होगा? क्या वहां पर पेनफुल स्टिमुलेशन होगा कि नहीं होगा? अब वहां पर अगर पिन चुभ जाती है, वहां पेनफुल स्टिमुलेशन मिलता है, तो पेन का होना अपने आप में क्या है? सेंसेशन है। वो जानकारी कहां जानी चाहिए? वो जानकारी तुरंत पैर से होते हुए, लगातार स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए सीधी ब्रेन तक पहुंचनी चाहिए। उस पैर में स्टार्ट होने वाली जानकारी को जो नर्व ट्रैक्ट लेकर ब्रेन तक जाते हैं उन्हें हम सेंसरी ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। उन्हें सेंसरी ट्रैक्ट क्यों कहा गया? क्योंकि वो एक विशेष प्रकार के सेंसेशन को लेकर आ रहे हैं, इसलिए उन्हें हमने सेंसरी ट्रैक्ट कहा है। अब सेंसरी ट्रैक्ट का काम तो हो गया सेंसेशन को लाना। अब बात करते हैं मोटर ट्रैक्ट का क्या काम होता है। मोटर ट्रैक्ट का काम होता है मूवमेंट करवाना। मूवमेंट कैसे वो समझें। मान लेते हैं कि पिन चुभ गई, दर्द की जानकारी सेंसरी ट्रैक्ट के माध्यम से ब्रेन में आ गई। अब ब्रेन को यह जानकारी पता लग गई कि पैर में नुकीली वस्तु चुभ गई है, दर्द हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ब्रेन ये प्रतिक्रिया देगा, ये निर्णय लेगा कि तुरंत पैर वहां से हटाना चाहिए। पैर हटाना चाहिए मतलब मसल में कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, मसल में मूवमेंट होना चाहिए और पैर उस जगह से हट जाना चाहिए। अब ब्रेन ने अब नया आदेश दिया है, एक सूचना भेजी है पैर के पास में कि पैर को मूवमेंट कराकर वहां से हट जाना चाहिए। ऐसे नर्व ट्रैक्ट जो मूवमेंट से संबंधित जानकारी को ब्रेन से लेकर आए हैं और जो पैर की तरफ जा रहे हैं, उन प्रकार के नर्व ट्रैक्ट को हम मोटर ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। इसका मतलब सेंसरी ट्रैक्ट क्या जानकारी ले गए थे? सेंसेशन की। मोटर ट्रैक्ट क्या जानकारी लेकर आए हैं? मूवमेंट की जानकारी लेकर आए हैं। इन प्रकार के ट्रैक्ट के आधार पर हमने नाम रख दिए हैं कि कुछ सेंसरी ट्रैक्ट होते हैं, कुछ मोटर ट्रैक्ट होते हैं। अब इनका अन्य नाम समझें कि सेंसरी ट्रैक्ट को क्या कहा गया है और मोटर ट्रैक्ट को क्या कहा गया है। हमने सेंसरी ट्रैक्ट को हम असेंडिंग ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं और मोटर ट्रैक्ट को हम डिसेंडिंग ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। अब असेंडिंग डिसेंडिंग का अंतर समझें। सेंसरी ट्रैक्ट को असेंडिंग क्यों कहा है? अब जैसा कि एग्जाम्पल में हमने कहा था कि सेंसरी ट्रैक्ट क्या ले जाते हैं? सेंसेशन ले जाते हैं। मान लेते हैं पिन चुभी है तो कौन सा सेंसेशन है? पेन का है।
अब ये स्टिमुलेशन मिला है शरीर के बहुत पेरिफेरल पार्ट में, बहुत दूर के हिस्से में। वहां से जानकारी जब बढ़ते बढ़ते स्पाइनल कॉर्ड के पास आएगी तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, उस जानकारी को वापस पैर की तरफ नीचे भेज देगा या उस जानकारी को तुरंत ऊपर बढ़ाते हुए ब्रेन को सुपुर्द कर देगा। तो सीधा कॉमन सेंस वाला आंसर है कि अगर दर्द की जानकारी पैर से आ रही है तो स्पाइनल कॉर्ड ये करेगी कि उस इंफॉर्मेशन को सीधा ऊपर ट्रांसफर कर देगी। ऊपर ट्रांसफर करना मतलब ऊपर किसके पास भेजा, इसका मतलब यह है कि सेंसरी ट्रैक्ट ने जानकारी रिसीव तो कहां से की थी, जानकारी रिसीव तो की थी पेरिफेरल पार्ट से, मींस जानकारी मिली तो पैर से थी, पेरिफेरल पार्ट से मिली थी और इस जानकारी को ट्रांसफर कर दिया किसकी तरफ, ब्रेन की तरफ। अब नीचे कौन सा हिस्सा है और ऊपर कौन सा हिस्सा है, पैर जो है वो नीचे की तरफ है और ब्रेन जो है वो ऊपर की तरफ है। मतलब अगर जानकारी पेरिफेरल पार्ट से ब्रेन की तरफ आई है मतलब जानकारी लोअर बॉडी पार्ट से ऊपर की तरफ आई है। ऐसी जानकारी लाने वाले नर्व ट्रैक्ट को हमने एसेंडिंग ट्रैक्ट का नाम दिया है, मींस ऊपर की तरफ चढ़ने वाले नर्व ट्रैक्ट। अब बात करते हैं दूसरे नर्व ट्रैक्ट के बारे में। मोटर ट्रैक्ट को हमने डिसेंडिंग ट्रैक्ट कहा है। डिसेंडिंग इसलिए कहा है, मान लेते हैं ब्रेन ने एक आदेश दिया कि हमें पैर के अंदर मूवमेंट करवाना है। अगर ब्रेन ने आदेश दिया है कि पैर में मूवमेंट करवाना है, वो इंफॉर्मेशन ब्रेन से निकलकर आ गई स्पाइनल कॉर्ड के पास में, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से होते हुए वो जानकारी पहुंच गई पैर के पास में और पैर में तुरंत मूवमेंट हुआ और हमने पैर हटा लिया। मतलब यह मूवमेंट से संबंधित जानकारी लाने वाले ट्रैक्ट शुरू कहां से हुए थे, ये ट्रैक्ट शुरू तो हुए थे ब्रेन से और धीरे धीरे किस दिशा में बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे पेरिफेरल पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। मींस स्टार्ट तो ये इंफॉर्मेशन ब्रेन से हुई और धीरे धीरे लोअर बॉडी पार्ट की तरफ आती है। तो ब्रेन से पेरिफेरल पार्ट, ब्रेन ऊपर है, पेरिफेरल पार्ट नीचे हैं। तो इस प्रकार के नर्व ट्रैक्ट जो होते हैं वो सूचना को ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आते हैं, इसलिए इन्हें हमने डिसेंडिंग ट्रैक्ट का नाम दिया है। क्लियर? तो ये था सेंसरी या एसेंडिंग ट्रैक्ट और ये था मोटर या डिसेंडिंग ट्रैक्ट। अब इनके संदर्भ में एक और जानकारी समझें कि कौन सा नर्व ट्रैक्ट इस स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करता है और कौन सा एग्जिट करता है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं, एकदम बिल्कुल कॉमन सेंस वाला सवाल है कि अंदर कौन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर कौन जाएगा। अब इसको समझने के लिए आप इन दोनों तथ्यों पर ध्यान दें। पहला तथ्य लिखा है कि सेंसरी ट्रैक्ट जो होते हैं वो जानकारी को पेरिफेरल पार्ट से लाते हैं और ब्रेन की तरफ ले जाते हैं। पेरिफेरल मतलब पैर की जगह मैं हाथ का एग्जांपल लेता हूं। माना कि यहां पेरिफेरल पार्ट पर यहां पर पिन चुभ जाती है, तो ऐसी स्थिति में जानकारी धीरे धीरे आएगी तो ये नर्व जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करेगी या एग्जिट करेगी। तो सीधा आंसर है कि यहां दूर से जानकारी आ रही है तो धीरे धीरे आते आते वो स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करेगी। मींस सेंसरी नर्व ट्रैक्ट जो होते हैं यह स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर करते हैं और उनके एंटर करने का पाथवे ये होता है कि यह पोस्टीरियर साइड से एंटर करते हैं। कौन सी साइड से एंटर करेंगे? पोस्टीरियर साइड। अब पोस्टीरियर कहां से आ गया वो समझे। अगर हम इस प्रकार खड़े हैं, मान लेते हैं कि ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड है, हमारे पूरे शरीर में ये मान लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड है, ये अगर उसका एंटीरियर हिस्सा है, ये उसका पोस्टीरियर हिस्सा है, तो ये बॉडी के बिल्कुल सेंटर में है। अब हुआ ये कि मान लेते हैं यहां दूर पेरिफेरल पार्ट में कोई पेन हुआ, जब वहां से इंफॉर्मेशन ट्रैवल करते हुए आएगी तो यहां आने के बाद अब ये इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के आगे से एंटर करके ट्रैवल करे या पीछे से एंटर करके ट्रैवल करे, तो नेचुरली प्राकृतिक तौर पर यह देखने को मिलता है कि ये नर्व ट्रैक्ट जो हैं सेंसरी वाले जो दूर से जानकारी लेकर आए थे, ये स्पाइनल कॉर्ड में पोस्टीरियर पार्ट में एंटर करते हैं और पोस्टीरियर पार्ट में एंटर करने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेन की दिशा में जाने वाले हैं।
इसका मतलब सेंसरी ट्रैक्ट जो होते हैं वह पोस्टीरियर हिस्से में पिछले हिस्से में एंटर करके ऊपर की तरफ जाते हैं। ऊपर की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इनका नाम ही हमने क्या रखा है? एसेंडिंग ट्रैक्ट है, यह ऊपर की तरफ ट्रेवल करते हैं। अब बात करते हैं मोटर ट्रैक्ट के बारे में। मोटर ट्रैक्ट जो है वह स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर कर रहा होगा कि एग्जिट कर रहा होगा। इसको समझने के लिए फिर आपको इस तथ्य पे आना होगा कि मोटर ट्रैक्ट शुरू कहां से हुए हैं? शुरू तो ये ब्रेन से हुए हैं, जाने वाले कहां हैं? ये पेरिफेरल पार्ट तक जाने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि यहां ब्रेन के अंदर मूवमेंट की जानकारी जनरेट हुई, ब्रेन ने वो इंफॉर्मेशन भेजी, इंफॉर्मेशन धीरे धीरे मान लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड के पास में आ गई और स्पाइनल कॉर्ड को आदेश था कि पैर का मूवमेंट करवाना है। अब ये नर्व ट्रैक्ट को पैर तक पहुंचना है तो ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आएगा या स्पाइनल कॉर्ड से बाहर जाएगा? तो ये स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलकर पैर तक पहुंचेगा और पैर के अंदर मूवमेंट करवाएगा। इसका मतलब मोटर नर्व ट्रैक्ट जो होते हैं वह स्पाइनल कॉर्ड से एग्जिट करते हैं और इनका एग्जिट का रास्ता ये होता है कि यह स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर पार्ट से एग्जिट होते हैं। क्लियर? अब इसे एंटर एग्जिट का कंफ्यूजन, एंटीरियर पोस्टीरियर का कंफ्यूजन है, तो इसके लिए ध्यान दें। मान लेते हैं ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा एंडिंग पॉइंट, और अगर मैं बीच में एक लाइन खींचकर इन्हें एंटीरियर और पोस्टीरियर में बांट देता हूं, माना कि इस लाइन से आगे वाला हिस्सा मीन्स जो आगे हिस्सा है वो एंटीरियर है, जो पीछे हिस्सा है वो पोस्टीरियर है, तब होगा क्या? ये स्पाइनल कॉर्ड तो शरीर के बीचों बीच है। माना कोई दूर से जानकारी आती है, ध्यान दें, मान लेते हैं कि यहां पर किसी पेरिफेरल पार्ट में, उंगली में या पैर में या कमर में, कहीं पर भी किसी दूर वाले हिस्से में दर्द महसूस हुआ। दर्द की जानकारी धीरे धीरे ट्रैवल करते हुए स्पाइनल कॉर्ड तक आएगी। स्पाइनल कॉर्ड तक आने के बाद वो स्पाइनल कॉर्ड में जब एंटर करेगी तो वो जानकारी एंटीरियर साइड में न जाते हुए वह इंफॉर्मेशन जो सेंसरी जानकारी है वह पोस्टीरियर साइड में एंटर करने वाली है, क्योंकि सेंसरी ट्रैक्ट जो होते हैं वो पेरिफेरल पार्ट से आ रहे होते हैं और यह स्पाइनल कॉर्ड में पोस्टीरियर साइड से एंटर करते हैं। अब मान लेते हैं कि यहां पोस्टीरियर साइड से यह नर्व ट्रैक्ट एंटर कर गया। अब ये जाएगा कहां? जाता कहां है? पेरिफेरल पार्ट से तो आता है और जाता किधर है? ब्रेन की तरफ। अब ये बताइए ब्रेन कहां है? ब्रेन हमारे इस स्पाइनल कॉर्ड से भी ऊपर बैठा हुआ है, मीन्स यहां पर हमारा ब्रेन प्रेजेंट है। तो ध्यान दें, मान लेते हैं ये हमारा ब्रेन है और उससे नीचे ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब अगर यहां पेरिफेरल पार्ट से पेन की जानकारी आई है तो ये नर्व ट्रैक्ट पोस्टीरियर पार्ट में एंटर करेगा और एंटर करने के बाद ये इस दिशा में ट्रेवल करता हुआ हमारे ब्रेन तक पहुंचने वाला है। इन्हें हम एसेंडिंग ट्रैक्ट बोलते हैं और इन्हें हम सेंसरी नर्व ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो डायग्राम देखकर ये क्लियर हो रहा होगा। सबसे पहली बात, सेंसरी नर्व ट्रैक्ट शुरू कहां हुए? पेरिफेरल में, फिर आके स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हुए, स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होके ऊपर ब्रेन की तरफ जाते हैं और यह पोस्टीरियर में होते हुए ही जाते हैं, यह एंटीरियर हिस्से में नहीं जाते हैं। अब ये हुआ कि ये पेन की जानकारी मान लेते हैं ब्रेन तक पहुंच गई। अब जब ब्रेन तक पेन की जानकारी पहुंच गई, अब ब्रेन को आदेश देना है कि पैर का मूवमेंट करवाना है, तो अब वापस जो प्रतिक्रिया देगा, अब जो मूवमेंट का आदेश देगा वो मोटर ट्रैक्ट होंगे और ये मोटर ट्रैक्ट जो हैं वह अप साइड से लोअर साइड की तरफ ट्रेवल करते हुए आएंगे और यहां पर आकर एग्जिट होने वाले हैं और एग्जिट होकर यह अप्रोप्रिएट लोकेशन तक जाकर शरीर के हिस्सों का मूवमेंट करवाने वाले। तो डायग्राम देखकर इतना मामला क्लियर हुआ होगा कि ये पोस्टीरियर हिस्से में तो सेंसरी ट्रैक्ट गुजरते हैं और एंटीरियर हिस्से में मोटर ट्रैक्ट गुजरते हैं। सेंसरी ऊपर की दिशा में जा रहे होते हैं और मोटर जो है वो नीचे की दिशा में आ रहे होते हैं। यही हमने लिखा है, सेंसरी ट्रैक्ट
enters in the posterior side and the descending tract exits in the anterior side। अब आगे बढ़ेंगे। अब इन सभी नर्व ट्रैक्ट्स के बाद में अब अगला पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं स्पाइनल प्लेक्सस के बारे में, कि स्पाइनल प्लेक्सस क्या होते हैं, ये क्या क्या काम करते हैं, कितने होते हैं, इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ध्यान दें, हमारा अगला पॉइंट है दैट इज स्पाइनल प्लेक्सस। अब कितने और कौन कौन से प्लेक्सस होते हैं इसको समझने के लिए पहले स्पाइनल प्लेक्सस का तात्पर्य क्या है इस बात को प्रॉपरली क्लियर करें। अब मान लेते हैं कि ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये उसका टर्मिनल पॉइंट है और ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। हमने शुरू में ये पढ़ा है एनाटॉमी के दौरान कि टोटल 31 पेयर्स ऑफ नर्व जो होते हैं वह स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होते हैं। मीन्स 31 पेयर्स से तात्पर्य यह है कि दोनों डायरेक्शन में अलग अलग नर्व निकलती हैं। जैसे सर्वाइकल उधर लेफ्ट साइड में निकलेगी तो राइट साइड में निकलेगी, ऐसे दोनों दिशाओं में पेयर्स के अंदर, जोड़ों के अंदर नर्व निकलती हैं। अब डायग्राम को देखकर इतना सोचें कि मान लेते हैं, मैं इनका नाम लिख देता हूं, ये मान लिया C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। ये वैसे ही C1, C2, C3, 4 हमारे राइट साइड में भी हैं, लेफ्ट साइड में भी हैं। अब इस डायग्राम को देखकर बताइए कि जब ये चार नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकली थी तब ये आपस में चिपकी हुई या झुंड में थी, या फिर चारों अलग अलग अपने आप में सेपरेट सेपरेट रास्ते से निकली थी। तो डायग्राम देखकर तो यही प्रतीत हो रहा है कि चारों चार अपने आप में अलग अलग बिल्कुल सेपरेट सेपरेट निकली हैं, कोई चिपकी हुई नहीं है, कोई झुंड नहीं बनाया है। ये चारों की चारों नर्व जो हैं बिल्कुल सेपरेट सेपरेट रास्तों से निकल रही हैं। अब क्या होता है, हमारे शरीर में यह देखने को मिलता है कि ये नर्व जब निकलती हैं तब तो सेपरेट सेपरेट होती हैं, लेकिन जब ये आगे चलकर कुछ दूरी पर जाती हैं तब ये सारी की सारी चारों नर्व जो हैं ये आपस में मिलकर एक गुच्छा बना लेती हैं। डायग्राम को देखकर क्लियर करें, ये तो स्पाइनल कॉर्ड है, जब इससे ये चार नर्व निकली तब तो चारों सेपरेट सेपरेट थी, कुछ दूरी पर जाकर चारों की चारों नर्व ने मिलकर गुच्छा बना लिया और इसी गुच्छे को हम स्पाइनल प्लेक्सस के नाम से जानते हैं। जब स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली कुछ नर्व जब कुछ दूरी पर जाकर आपस में मिल जाती हैं, झुंड बना लेती हैं और इसी झुंड को हम स्पाइनल प्लेक्सस के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं कि जब चार नर्व पहले तो सेपरेट सेपरेट थी, आगे जाके मिल गई हैं, अब आगे उसका क्या होगा, अब इससे आगे का रास्ता क्या होगा, क्या वापस चारों चार अलग अलग हो जाएंगी? तो ऐसा नहीं होता है। जब चारों नर्व यहां जाकर मिल गई हैं तो इन चारों से आने वाले न्यूरॉन्स से मिलकर आगे कोई विशेष नर्व फिर से निकलने वाली है और उस विशेष नर्व का नाम न तो C1 रखा जाएगा, न C2 रखा जाएगा, न C3 रखा जाएगा, न C4 रखा जाएगा। इसमें से किसी एक का नाम क्यों नहीं रखा? क्योंकि क्या उस नर्व के बनने में किसी अकेले का योगदान है कि चारों ने मिलकर बनाया है? तो चारों ने मिलकर उस नर्व को बनाया है और उस प्लेक्सस के बनने के बाद, उस गुच्छे के बनने के बाद जो भी नर्व आगे निकलेगी उसका अलग अलग लोकेशंस के आधार पर अलग अलग नाम रखा जाएगा, जिसके बारे में हम आगे एक एक प्लेक्सस के अंदर पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो आपने फीमोरल नर्व, रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व, ऐसे कई सारे नर्व के नाम सुने होंगे। ये नर्व जो हैं कभी स्पाइनल कॉर्ड से सीधी निकलती हुई तो देखी ही नहीं, आपने ये तो पढ़ा ही नहीं होगा कि रेडियल नर्व जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के यहां किसी पार्टिकुलर एरिया से निकलती है। रेडियल नर्व सीधी स्पाइनल कॉर्ड से तो निकलती ही नहीं है। क्यों नहीं निकलती? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व के तो इस प्रकार अलग अलग नाम हैं, सर्वाइकल, फिर थोरेसिक, फिर लंबर, फिर सैक्रल, उस प्रकार से नाम होते हैं। तो यहां जब भी ऐसे किसी प्लेक्सस का निर्माण होता है, उससे आगे जो नर्व निकलती है उसका अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से अलग अलग नाम होने वाला है।
और उसका कोई व्यक्तिगत फंक्शन होगा, उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अब फाइनली जितना अभी हमने डिस्कशन किया उसके आधार पर मैं बोलता हूं कि स्पाइनल प्लेक्सस की डेफिनेशन क्या होती है, तो इसके बारे में समझें। जितनी भी स्पाइनल नर्व्स हैं वह स्पाइनल कॉर्ड से निकलने के दौरान तो सभी सेपरेट सेपरेट दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ दूरी तक जाने के बाद में ये सारी नर्व आपस में मिल जाती हैं और एक गुच्छे का निर्माण करती हैं, और इसी गुच्छे को हम स्पाइनल प्लेक्सस के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे कि हमारे पास टोटल नर्व तो कितनी है। टोटल नर्व तो 31 पेयर हैं। 31 मतलब यहां डायग्राम में तो 4 ही लिखी हैं, आगे भी सर्वाइकल 5, 6, 7, 8 थोरेसिक, ऐसे बहुत सारी 31 पेयर ऑफ नर्व होने वाली हैं। तो क्या ये 31 की 31 पूरी सब की सब एक साथ जाकर चिपक जाएंगी? तो सीधा कॉमन सेंस का आंसर है कि 31 तो सारी एक साथ मिलेंगी नहीं, इनमें से कुछ कुछ नर्व मिलकर ऐसे झुंड बनाती होंगी। मीन्स जैसे डायग्राम में दिख रहा है कि अगर ये इतनी सारी नर्व हैं, लेकिन इस गुच्छे में तो कितनी आकर जुड़ी हुई हैं? 4 ही आकर जुड़ी हुई हैं। हो सकता है कि बाकी बची हों वो अपने आप में मिलकर भी किसी अन्य गुच्छे का निर्माण करती हों। इसका मतलब यह है कि स्पाइनल नर्व से बनने वाले किसी गुच्छे को हमने स्पाइनल प्लेक्सस तो बोल दिया है, लेकिन ऐसे कई सारे गुच्छे हमारे शरीर में देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कहीं 4 नर्व जुड़ जाएं, हो सकता है कहीं 3 चिपक जाएं, हो सकता है कहीं 4 चिपक जाएं। इस प्रकार अलग अलग नंबर ऑफ नर्व्स जो हैं उनके मिलने से प्लेक्सस का निर्माण हो सकता है। तो अब बात करेंगे तथ्य वाली बात कि हमारे शरीर में ऐसे कितने गुच्छे बनते हैं या ऐसे कितने प्लेक्सस का निर्माण होता है। तो जवाब होगा कि हमारे शरीर में ऐसे 5 प्लेक्सस का निर्माण होता है। सबसे पहला तो होता है सर्वाइकल प्लेक्सस, दूसरा होता है ब्रेकियल प्लेक्सस, तीसरा होता है लंबर प्लेक्सस, चौथा होता है सैक्रल प्लेक्सस और पांचवा होता है कॉक्सीजियल प्लेक्सस। तो हमारे पूरे शरीर के अंदर ये 5 प्रकार के प्लेक्ससेस का निर्माण होता है। प्लेक्सस मतलब गुच्छा। ऐसे 5 गुच्छों का निर्माण होता है। पहला सर्वाइकल, दूसरा ब्रेकियल, तीसरा लंबर, चौथा सैक्रल और पांचवा कॉक्सीजियल। अब इन पांचों को देखकर ये प्रतीत हो रहा है कि इनके अंदर एक प्रकार की नर्व का नाम नहीं है। वो एक प्रकार की नर्व कौन सी है? अगर ये पूरी की पूरी हमारी 5 प्रकार की स्पाइनल नर्व्स हैं तो इनमें से एक प्रकार का प्लेक्सस नहीं है। और वो विशेष तौर पर याद रखना है कि हमें स्पाइनल प्लेक्ससेस के केस में एक अपवाद देखने को मिलता है कि हमारी बाकी सभी नर्व तो आपस में मिलकर गुच्छे का निर्माण करती हैं, लेकिन थोरेसिक नर्व जो होती हैं वो किसी प्रकार के प्लेक्सस का निर्माण नहीं करती हैं। मीन्स जब यहां स्पाइनल कॉर्ड से सर्वाइकल नर्व निकलेंगी तो वो सर्वाइकल तो आपस में मिलकर गुच्छा बना लेंगी। जब यहां नीचे लंबर नर्व निकलेंगी तो लंबर भी आपस में मिलकर गुच्छा बना लेंगी, सैक्रल भी बना लेंगी, कॉक्सीजियल बना लेंगी, लेकिन जो थोरेसिक नर्व हैं वो कभी भी आपस में जुड़कर गुच्छा नहीं बनाती हैं। तो यहां याद रखने वाली बात यह है कि स्पाइनल नर्व जो इतने प्रकार की नर्व हैं इनमें से कौन सी नर्व ऐसे गुच्छे का निर्माण नहीं करती है? तो आंसर होना चाहिए कि थोरेसिक नर्व जो होती हैं वो किसी स्पाइनल प्लेक्सस का निर्माण नहीं करती हैं। क्लियर? और बाकी सभी नर्व जो हैं वो प्लेक्ससेस का निर्माण करती हैं और उसी आधार पर नाम रखे गए हैं सर्वाइकल प्लेक्सस, ब्रेकियल, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सीजियल प्लेक्सस। क्लियर? अब आगे हम क्या पढ़ेंगे वो ध्यान दें। आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर उन सभी 5 प्लेक्ससेस के बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ने वाले हैं कि ये 5 प्लेक्सस के अंदर कौन कौन सी नर्व का गुच्छा बनता है, ये नर्व किस पार्टिकुलर बॉडी पार्ट के अंदर नर्व सप्लाई करती हैं। इन सब के बारे में हम 5 प्लेक्ससेस के बारे में डिटेल्ड स्टडी जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू।